करूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखेंगे। इस चैप्टर में जो आपको रीड करना था वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों के बारे में जानना। फिर इस इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर क्या होता है, फिर जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी कैसे कैसे इंडिया में आया, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कौन कौन से मेजर मेजर कॉन्सेप्ट है, जो मेन उसका मॉडल है वो, नीड क्यों है जीएसटी का इंडिया में, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी क्या है, बेनिफिट क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ये सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग में बैकग्राउंड के बारे में। मैं आपको ये रिविजनरी क्लिप बना रहा हूँ तो इसमें मैं एक एक वर्ड करके नहीं जाऊँगा, मैं आपको मेजर पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले टैक्स क्या है, तो आपको पता है टैक्स का मतलब होता है एक बर्डन। टैक्स क्या है, एक बर्डन है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि टैक्स एक बर्डन है, आपका स्वेच्छा नहीं है। टैक्स एक बर्डन है जो कौन अब लगाता है, जो लगाता है कौन, गवर्नमेंट। किस पे, इंडिविजुअल पे, प्रॉपर्टी ओनर पे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को स्टेट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए रिवेन्यू चाहिए, और रिवेन्यू कहाँ से आएगा, वो रिवेन्यू यहीं से आएगा, टैक्स से ही उसका मेजर सोर्स होता है। तो टैक्स क्या है, टैक्स एक पेक्यूनरी बर्डन लेट डाउन अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, और पेमेंट एग्जेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और वो पेमेंट कैसे गवर्न होता है, एग्जेक्टेड कैसे होता है, तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जैसे इनकम टैक्स लेने के लिए इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी लेने के लिए जीएसटी का अपना एक्ट है, कस्टम के लिए कस्टम का एक्ट है। वर्ड क्या लिखा है, इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। टैक्स क्या है, टैक्स एक वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, या डोनेशन नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये बर्डन है एक तरह से, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखने के बाद, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पर्सन को इनकम पे टैक्स होता है उसी को पे करना होता है। डायरेक्ट से नंबर कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये क्या डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, शिफ्ट नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स किसी बिजनेसमैन से के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, लेकिन एट द एंड जो बर्डन होता है ना, वो बर्डन किसके ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में बर्डन किसके ऊपर होता है, और ये शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि कस्टमर का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, बिजनेसमैन के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, ठीक है। यानी कस्टमर, अगर मैं कोई बुक परचेज किया उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, तो लायबिलिटी किसकी थी, मेरे, लेकिन इसके ऊपर भी जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, बुक स्टोर वाला। तो लायबिलिटी किस पे शिफ्ट हो गया, बर्डन, बर्डन किसके पे शिफ्ट हो गया, बर्डन हो गया उस बुक स्टोर वाले पे शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए कि मेजर उतना आपको ध्यान नहीं देखना है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट में क्या बोला गया कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो हम स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, बेसिक स्टडी हम करेंगे, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, चार्जिंग सेक्शन, एग्जाम्पशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, और फिर टैक्स इनवाइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद अब आता है कि टैक्स। टैक्स कितने टाइप का होता है, उसी चीज़ को बताया जा रहा है, दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में होता है द पर्सन पेइंग द टैक्स इज टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। जैसे अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, कौन पे करता है, अगर मेरे ऊपर टैक्स लगेगा तो मैं खुद पे करूँगा, किसी दूसरे के थ्रू कलेक्ट नहीं होगा ये। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर से कलेक्ट, अल्टीमेट किससे कलेक्ट करता है, कंज्यूमर, लेकिन बीच में जो बंदा होता है वो क्या होता है कि उसके लिए वर्क कर रहा होता है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। टैक्स का इंसिडेंस मेन जो होता है वो किसके पास होता है, जो कंज्यूमर है वो किसके पॉकेट जाता है, कंज्यूमर के पॉकेट से, लेकिन शिफ्ट कर देता है उसको किसको, बिजनेसमैन के ऊपर। इसलिए इसको बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, ये क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब है कि जिस बंदे की जितना इनकम होगा उस बंदे को उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इसको, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। रिग्रेसिव, इसमें क्या होता है कि छोटा हो बड़ा हो, बिजनेसमैन हो, 1 करोड़ कमा रहा हो या 1 लाख कमा रहा हो, जैसे कोई अगर मोबाइल परचेज करना है, जिसका भी इनकम 10 करोड़ है महीने का, उसके लिए भी मोबाइल के ऊपर जो टैक्स पे करना है वो सेम होगा जितना मेरा इनकम अगर 10,000 रुपये महीने का, तो इसलिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर माना जाता है, ठीक है। अच्छा, बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स में किसके ऊपर है, जो बंदा है उसी के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्स में किसका अपना बर्डन किसके ऊपर, इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आके मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर मेजर जो पॉइंट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। देन मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर अगर आप देखो तो कौन कौन सा है, जीएसटी और कस्टम। डायरेक्ट टैक्स में मेजर कौन सा है, इनकम टैक्स। मैंने भी आपको एग्जाम्पल देते देते बता दिया था इतने सारे एक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फीचर क्या है। फीचर में आपको सबसे पहला क्या है
कि इनडायरेक्ट, अब चूंकि हम इनडायरेक्ट टैक्स पर हैं तो अब हम फोकस किधर हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स की ओर। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला फीचर क्या होता है भैया कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट की जो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो किधर से आता है, इसी इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, ये टैक्स किसके ऊपर है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। ये सब इसका क्या है, फीचर है। फीचर उसके बाद क्या है कि शिफ्टिंग का बर्डन कंज्यूमर का बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है किसके ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, सिंस द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इन बिल्ड इन द प्राइस। अब क्या होता है कि आप अगर 10 लाख का कोई बाल परचेज करते हो तो उस पे के साथ उसका जीएसटी डला होता है, तो आपको डायरेक्ट पिंच नहीं करता। जबकि इनकम टैक्स में क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट पे करना होता है। जीएसटी में क्या करना होता है आपको, या इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करना होता है आपको कि टैक्स तो पे करना है, लेकिन आपको डायरेक्टली पता नहीं चले। नमक खरीद के लाओगे 10 रुपये का नमक होगा, या कोई बिस्किट खरीद के लाओ 5 रुपये का बिस्किट होगा, उसमें 1 रुपया आपका टैक्स भी होगा, 50 पैसे टैक्स भी होगा, लेकिन आपको पिंच नहीं करते क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आप इनडायरेक्टली उसको पे कर रहे होते हो। ठीक है। फिर इन्फ्लेशनरी, अब क्या बोला, टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज यूज ऑल अराउंड द प्राइस स्पाइरल। इन अदर वर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइसेज ऑफ द कमोडिटी। इन्फ्लेशनरी मतलब कि महंगाई, अब 100 रुपये का गुड्स है उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा तो वैल्यू उसका इन्फ्लेट हो जाएगा कितने से, 18 रुपये से, इसलिए इसको बोला जाता है ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। वाइडर टैक्स बेस, अब डायरेक्ट टैक्स का अगर आप टैक्स बेस देखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो एक लिमिट है इनकम का लिमिट एक्सीड करने के बाद ही वो कवर होगा। लेकिन जीएसटी में क्या है ना कि टैक्स बेस का जो लिमिट है काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो सारे कवर हो जाते हैं इसमें, तो इसका जो टैक्स बेस है काफ़ी ज़्यादा है। वाइडर टैक्स बेस, फिर प्रमोट सोशल वेलफेयर, हाई टैक्स आर इम्पोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट। अब ये देखो ये क्या मॉडल है, सोशल वेलफेयर कैसा होता है कि जैसे अगर सिगरेट है, मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट्स हो गया, उन सबके ऊपर में हाई टैक्स लगता है। जो सिन गिट्स होता है उस सबके ऊपर में हाई टैक्स लगता है, अल्कोहल वगैरह पे, टोबैको वगैरह पे। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रिवेन्यू होगा। जब गवर्नमेंट को ज़्यादा रिवेन्यू होगा तो फिर उसको क्या करेगा, गवर्नमेंट किस में लगाएगा, एट द एंड पब्लिक में लगाएगा। तो एक तरह से प्रमोट होता है सोशल वेलफेयर भी। अच्छा, रेग्रेसिव इन नेचर मैंने पहले बता दिया था कि रेग्रेसिव इन नेचर क्या होता है। ये आपका हो गया बेनिफिट। देन पॉइंट आता है बेनिफिट के बाद जेनेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे कैसे इंडिया में है। सबसे पहले जीएसटी आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2000 ईस्वी में प्राइम मिनिस्टर ने कंसेप्ट को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कमेटी सेटअप किया कि हमें इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक सिंगल टैक्स लेकर के आता है। उस कमेटी का हेड बनाया गया किसको, विजय केलकर को। किसको बनाया गया, विजय केलकर को, जो क्या किया कि 2004 में रिकमेंड किया जीएसटी को। ठीक। अच्छा, जब ये 2004 में रिकमेंड किया तो पी चिदम्बरम ने 2006-07 के यूनियन बजट में अनाउंस कर दिया क्या कि 1 अप्रैल 10 से हम पूरे इंडिया में क्या अप्लाई करेंगे, जीएसटी अप्लाई करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले केलकर कमेटी को बोला गया एक मॉडल तैयार करो, उसने जीएसटी का मॉडल रिकमेंड किया। देन रिकमेंड करने के बाद पी चिदम्बरम जी ने क्या बोला कि 1 अप्रैल 2010 से हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2010 से हम अप्लाई करेंगे पूरे होल ऑफ इंडिया पे जीएसटी। अब 1 अप्रैल 10 तो छोड़, 2014 में जाकर के क्या हुआ कि इस 1-10 के बाद से फिर गवर्नमेंट ने कोशिश किया इधर उधर, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। फिर 2014 में एनडीए की जब गवर्नमेंट आई तो उसने एक अमेंडमेंट बिल रखा, उसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्यों रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक था। और जीएसटी कब लाया गया, 19 दिसंबर को, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट रूलिंग में आया था दिसंबर में, उसी टाइम पे मई जून के आसपास, तो 19 दिसंबर में ही टेबल किया था। लोकसभा ने 6 मई 2015 को पास कर दिया, राज्यसभा ने 3 अगस्त 16 को पास कर दिया। उसके बाद वो किसके पास गया, स्टेट्स के पास गए। मोर देन 50% ने स्टेट्स ने दे दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और 8 सितंबर 16 को प्रेसिडेंट ने भी अपनी सहमति दी थी। यानी कि स्टार्ट कब से हुआ था, 19 दिसंबर 14 से लेकर के 8 सितंबर 16 तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी आ गया, और वो बिल क्या बन गया, एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। दैन उसके बाद क्या हुआ, ये एक्ट बनने के बाद 27 मार्च 2017 को सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस और एसजीएसटी, ये सारे कहाँ लगा गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। अब एक्ट इंट्रोड्यूस किया, कौन सा एक्ट, जीएसटी का एक्ट। फिर जो लोकसभा ने इसको 29 मार्च को ही पास कर दिया। देन 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट का असेंट भी इस पे आ गया, और ये बिल क्या हो गया, इनेक्टेड हो गया। अच्छा, देन उसके बाद क्या हुआ, जब बिल इनेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट स्टेट ने
अपना खुद का SGST पास करना शुरू कर दिया। 30 जून 2017 को तक सारे स्टेट ने क्या कर दिया था, पास कर दिया था अपना स्टेट GST, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को। फिर जम्मू कश्मीर ने क्या किया, बाद में जाके 1 जुलाई से तो जम्मू कश्मीर पे GST अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था अपने यहाँ पे, उनका धारा 370 था, उसके बेस पे वो रोक रहे थे। फिर लेकिन 1 जुलाई 2017 के जब GST अप्लाई हो गया, उसके कुछ दिनों के बाद 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रोसीजर देखा। 2000 में रखा गया, कैलकर कमेटी को बोला गया, कैलकर कमेटी ने रिपोर्ट दिया। उसके बाद 2006 में बजट में अनाउंस कर दिया चिदम्बरम जी ने कि 1 अप्रैल 10 से लाएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया 2014 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद अगस्त 16 में। फिर अगस्त 16 के बाद जाकर के GST काउंसिल की मीटिंग भी उसी के बीच में हुआ था। देन जाकर के GST काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया मार्च 2017 में CGST SGST, यह सब आगे का पॉइंट है कि जब ये सब हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, तो GST काउंसिल आया। GST अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसी में ये पॉइंट था कि एक GST काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया जाएगा। तो सितंबर 16 में ही GST काउंसिल की मीटिंग हुई। देन उसके बाद जाकर क्या किया गया कि GST को रिकमेंड किया गया। GST रिकमेंड होने के बाद अप्रैल 2017 में पास हो गया ये सारा एक्ट। फिर सारे स्टेट ने पास कर दिया। 30 जून 2017 को क्या हुआ, 30 जून 2017 तक सारे स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ने अपना SGST पास कर दिया था। 1 जुलाई 17 से क्या हो गया, GST लॉन्च हो गया। 8 जुलाई 2017 को फिर जम्मू कश्मीर ने भी पास कर दिया, एंड उसके बाद से पूरे होल ऑफ इंडिया में GST अप्लीकेबल है। तो ये मैं एक तरह से आपको ब्रीफ बता दिया कि किस तरह से GST पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ। अब कंसेप्ट ऑफ GST बात करते हैं कि GST किस तरह से अप्लाई होता है। GST की अगर मैं बात करूँ तो GST एक तरह से वैल्यू एडेड टैक्स है। मीन्स अगर आप 100 का गुड्स परचेज करते हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने 100 का कोई गुड्स परचेज किया, अब मुझे उसे सेल करना है, तो मैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करूँगा। जब मैं 100 का गुड्स परचेज करके आया होगा तो उसके ऊपर भी मैंने टैक्स पे कर दिया होगा। 100 का गुड्स रहा होगा, मान लेते हैं 18% का टैक्स रेट रहा होगा, 18 रुपीज़ टैक्स दिया होगा, तो 118 का मेरे को गुड्स पड़ गया। 100 रुपये का गुड्स का वैल्यू है, 18 रुपये का टैक्स है। ठीक है, अब मेरे को सेल करना है। जब मैं सेल करूँगा तो उस गुड्स में मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूँगा। 100 रुपये के सामान को मैं 100 रुपये और ऐड कर दिया मान लो अपना, तो मैं 200 में बेचना चाह रहा हूँ। तो जब 200 में बेचूंगा तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, 18% का ही रेट रखते हैं, तो 200 के ऊपर 18% हो गया कितना, 36 रुपये। तो मेरे को 36 पे करना पड़ेगा टोटल। लेकिन मैं जब परचेज करके लाया था तो मैंने कितना पे किया था, 18। तो 36 में से 18 माइनस कर दो, 36 में से 18 माइनस कर दो, तो नेट में हमें 18 पे करना पड़ा। वो जो 18 पे किया वो किस अमाउंट पे पे किया, वो मैंने 18 पे किया जितना वैल्यू ऐड किया उस पर पे किया। मैंने वैल्यू कितना ऐड किया था, 100 के ऊपर 18 अगर लगाएंगे तो 18, यानी मैंने जो नेट में पे किया वो जितना वैल्यू ऐड किया वो। इसलिए बोल रहा है कि जो बिजनेसमैन, जो रजिस्टर्ड पर्सन जितना जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना उस बंदे को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक, ये पहला बात है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स रेट। इसमें क्या है कि अगर मैंने परचेज किया, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, फिर मैं सामने वाले किसी और को सेल करूँगा, तो जिसको मैं सेल करूँगा उस बंदे को मैं जितना टैक्स उससे लूँगा उतना उसको इनपुट मिल जाएगा। फिर वो किसी और पर्सन को सेल करेगा, वो भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी मिलेगा। वो चेन कब तक चलेगा, जब तक वो कंज्यूमर के पास या रिटेलर के पास नहीं पहुँच जाता है। ठीक है, अच्छा, बर्डन ऑफ बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर कौन होगा, जो कंज्यूम करेगा उसके पास, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो सारा का सारा टैक्स उसी को पे करना पड़ेगा। अच्छा, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स। पहले क्या होता था कि डिफरेंट टैक्स लगता था एक ही प्रोडक्ट्स के बजाय, जब एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लग गया, एक्साइज ड्यूटी। फिर उसके बाद जाके जब सेल किया तो वैट लगेगा। अब मान लिया कि 100 रुपये का कोई गुड्स था वो मैन्युफैक्चर हुआ, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गया 10 रुपया। कितना लग गया, 10 रुपया। तो टोटल वैल्यू हो गया 110। अब जब कोई बंदा उस 110 के माल को बेचेगा, जब उस बंदे 110 को माल को बेचेगा आगे, तो उसको टैक्स जो पे करना होगा ना वो 100 पे नहीं पे करना होगा। जैसे वैट का रेट है, मान लेते हैं 5% है, तो अब जो किसी को टैक्स पे करना पड़ेगा 100 का 5% नहीं पे करना पड़ेगा, 110 का 5% पे करना पड़ेगा। और 110 का 5% मतलब जो 10 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स था ना एक्साइज ड्यूटी, उस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग गया, तो वो डबल टैक्सेशन या उसको कास्केडिंग ऑफ टैक्स हम बोल सकते हैं। अच्छा, नीड फॉर GST इन इंडिया। GST इन इंडिया क्यों नीड पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने लॉ के जो डिफिशियंसी थे उसको दूर करने के लिए GST का नीड पड़ा। अच्छा, देन बात आती है डिफिशियंसी इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें थी, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में वैट वाले जो सिस्टम थे उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। तो डबल टैक्सेशन जो मैंने अभी बताया,
कभी कभी क्या होता था कि कुछ प्रोडक्ट जैसे रेस्टोरेंट के सर्विस, उसमें सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, उसमें सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था। कोई सॉफ्टवेयर होता था तो लोग तो वैट वाला बोलता था कि सॉफ्टवेयर एक गुड्स है, सर्विस टैक्स वाला था बोलता था तो सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, दोनों उस पर टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर सैलरी क्रेडिट में दिक्कत आती थी, स्टेट लेवल वाइज सैलरी क्रेडिट मिलता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के बाद सैलरी क्रेडिट की दिक्कत आती थी। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें थी। उसके बाद जाके क्या लगता था कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगता था पुराने एक्ट में, वैट के सिस्टम में। परचेज टैक्स, एक स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे, लग्जरी टैक्स, सिनेमा हॉल के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स दो, लग्जरी टैक्स दो, तो वो सारी दिक्कतें भी थी। तो ऐसे काफ़ी सारी दिक्कतें थी। उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या लाया गया, वैट लाया गया। ठीक है, ये बता दिया नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। देन उसके बताते हैं नो सैलरी क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, एक ही प्रोडक्ट में डबल टैक्सेशन लग जाता था। तो ये सारी दिक्कतें थी। अच्छा, जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है कि उस सब का इलाज है। जीएसटी क्या है? अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। जो इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम का बीमारी था, जितना भी मैंने ऊपर में बताया, उस सब का क्या इलाज है? कौन? जीएसटी। ठीक है, देन आता फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क अब ये आपको समझना काफ़ी जरूरी है कि इसमें एक ओवरव्यू देगा, मॉडल बताएगा कि ये जो चीज़ है वो वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी का मतलब क्या है कि हमारा जो कंट्री है वो फेडरल सिस्टम पे चलता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है, दोनों मिल करके गवर्नमेंट रन कराती है। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का वर्क के पास पूरा हेड माना जाता है, और स्टेट लेवल पे किसको माना जाता है? हमारे कंट्री में चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, वैसे ये स्टेट क्या होता है? गवर्नर, और सेंट्रल लेवल पे होता है पूरे कंट्री का होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं डुअल जीएसटी। इसीलिए क्या हुआ कि जब जीएसटी लाया गया तो ये नहीं रखा गया कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा टैक्स या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों ने लगाया, इसलिए इसका नाम रखा गया डुअल जीएसटी। अच्छा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रखा गया। रीजन क्या था? यही फेडरल स्ट्रक्चर। सीजीएसटी कब लगेगा? जैसे अगर कोई ट्रांजेक्शन लोकल होगा, विद इन स्टेट में होगा, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेगा, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अच्छा, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी किसका टैक्स होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब विद इन स्टेट में होता है, सेंट्रल स्टेट दोनों ले लिया। अच्छा, जहाँ स्टेट नहीं होगा, इंडिया में क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों कंसेप्ट है। तो जो स्टेट नहीं होगा वहाँ पे क्या लगेगा? अगर विद इन स्टेट में होगा तो वहाँ पे स्टेट नहीं है, अगर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी तो लगेगा ही, प्लस में यूटीजीएसटी लग जाएगा उसमें एसजीएसटी की जगह पे। तो ये हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब जीएसटी क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जिस कंट्री का डेस्टिनेशन होगा, जिस कंट्री में कंजम्पशन होगा, उस कंट्री को या जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा उस स्टेट को इसका रिवेन्यू मिलेगा। तो अगर विद इन स्टेट में हो रहा है मूवमेंट तो उसी स्टेट को मिलेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो वो आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी में किसका रेवेन्यू मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, मैं डिटेल में एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर बात आता है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अब इस चीज़ को डीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इस चीज़ को गवर्न करने के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क रखा गया, अलग अलग एक्ट रखा गया। सीजीएसटी एक्ट रखा गया सीजीएसटी लगाने के लिए, स्टेट लेवल पे एसजीएसटी एक्ट है, दोनों का मॉडल लगभग लगभग सेम है। देन यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे एक अलग से लेजिस्लेटर रखा गया, यूनियन टेरिटरी। फिर इंटर स्टेट जीएसटी लगाने के लिए आईजीएसटी रखा गया। तो ये अलग अलग लॉ है जिसके द्वारा ये गवर्न होगा। देन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। जीएसटी में क्या किया? गुड्स और सर्विस दोनों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। गुड्स के लिए जो रखा गया है वो रखा गया, किसके लिए क्या रखा गया? उसको एचएसएन रखा गया। एचएसएन का फुल फॉर्म आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये इसका नाम है एचएसएन का। तो गुड्स के लिए हमेशा कौन सा वो यूज होता है? रेफरेंस एचएसएन यूज होता है। वैसे सर्विस के लिए भी रखा है, सर्विस अकाउंटिंग कोड को लोग बोलते हैं, या फिर उसका स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस डिवाइड किया, जिसमें क्या रखा गया कि गुड्स और सर्विस दोनों का अलग अलग कोड बनाया गया, जिससे क्या होगा कि उसका टैक्स रेट पता चलेगा। ठीक है, देन कंपोजिशन स्कीम। अब जीएसटी जब आया तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो 20 लाख से जिनके टर्नओवर है, तो वो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं ट्रेडिंग में लगे होते हैं, उनका ना ज़्यादातर क्या होता है कि परचेज सेल का काम होता है, मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है। 20-25 लाख का टर्नओवर, लेकिन मार्जिन 2% 3% पे काम करते हैं। 20 लाख का 2% 3% मार्जिन अगर पूरे साल का देखें तो कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख में 4 बंदे काम कर रहे हैं, लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 8,000 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है वो बंदा। अब उसको जीएसटी को कंप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनके लिए हम क्या मानेंगे कि स्मॉल टैक्स पेयर है। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक अलग सी स्कीम निकाला जिसमें कि सारे कंप्लायंस को कम रखा गया। कितना कम रखा गया, क्या रखा गया, हम डिटेल में देखेंगे आगे।
फिर बात आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि किसको रजिस्टर लेना है, किसको नहीं लेना है। इसका टर्नओवर का लिमिट 3 है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। नॉर्मल जो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी में टर्नओवर की लिमिट क्या, आप बोलना 20 लाख, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिनके लिए वो टर्नओवर कितना रखा गया, 10 लाख रखा गया है। ठीक है, वो कौन कौन सा स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। स्टेट में टर्नओवर फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज जो दोनों में डील कर रहा है वो कितना रखा गया, 20 लाख। ठीक है, फिर आ गया स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। गुड्स के लिए कितना रखा गया, 40 लाख। वो इसमें आप देख लो कि ये 20 लाख गुड्स के लिए जम्मू कश्मीर ये और अदर स्टेट। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप ये समझो कि 10 लाख 20 लाख रुपए का नॉर्मल लिमिट है, लेकिन जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है, सर्विस में डील नहीं कर रहा है, उसके लिए 40 लाख है। कुछ स्टेट को एड लेस किया गया, हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर में आएंगे अलग अलग से। तो एग्जाम्पल जीएसटी में क्या हो गया कि सप्लाई का कंसेप्ट रखा गया। सप्लाई का अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई हो गया तो उसके बाद उसके ऊपर चार्ज बन जाएगा, लेकिन चार्ज बनने के बाद भी गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ प्रोडक्ट को हम एग्जाम करें, जैसे कि गेहूँ, जो लूज आटा होता है, वो लूज राइस होता है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना नहीं है, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट भी जो रेवेन्यू लेती है वो किसके बेनिफिट के लिए लेती है, कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए, गरीब लोगों को बेनिफिट देने के लिए, रूरल लोगों को बेनिफिट देने के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसी चीज़ें जो हर एक के नेसेसिटी वाली चीज़ है उसके ऊपर हम टैक्स एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसको भले ही वो स्कोप में कवर हो जाता है जीएसटी के, लेकिन गवर्नमेंट बाद में उसको क्या कर देती है, एग्जाम्प्ट कर देती है। तो ये एग्जाम्पशन भी है इसका मॉडल। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये क्या सिस्टम है, आपको पीछे भी बताया कि एक बंदा रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, तो जिसको सेल करता है उसको टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है जितना उसने परचेज पे किया था। तो सीमलेस फ्लो होता है, कब तक फ्लो होता है, जब तक वो गुड्स कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास नहीं पहुंच जाता है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन है, आप देख लेना, बिल्कुल आसानी से समझ जाए कि कैसे 10,000 का गुड्स है, 900 ये टैक्स वगैरह लगाया, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन किसको कलेक्ट कर रहा है। आप अगर एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं अपना आपसे डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, फिर बात आती है जीएसटी में कॉमन पोर्टल। ये भी एक इसका कॉमन फैसिलिटी है या मॉडल है कि एक ही कॉमन पोर्टल रखा गया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के एक ही पोर्टल रखा है जिसका नाम है www.gst.gov.in। इसके ऊपर क्या करना होगा, आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे, गवर्नमेंट भी इसी पोर्टल का यूज करेगा किस चीज़ के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको एक्सेस करेगा। उस पोर्टल का नाम है www.gst.gov। उसको इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो इन्फोसिस आज के डेट में उसको हैंडल कर रहा है उस पर, और बाकी सारी चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इस कंसेप्ट में। फिर आगे बात आता है जीएसपी और एएसपी, गुड्स एंड सर्विस का सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी होता है, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एएसपी। अब ये क्या है कि रिटर्न फाइल करना, पोर्टल पे जा करके बार बार लॉगिन करना, डेटाबेस को मेंटेन करके रखना, ये आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करने वाले जो टेक्नोलॉजी कंपनियां होती है उनको अलाउ कर रखा है कि आप उनके लिए एप्लीकेशन तैयार करो, आप उनके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करो, और वो लोग इसमें वर्क करते हैं। ध्यान आता है कॉम्पनसेशन सेस। कॉम्पनसेशन सेस भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अलग से फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दो कि जब जीएसटी एक्ट लाया गया तो कुछ कुछ स्टेट को क्या हुआ कि नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को वो बोल रहे थे कि फिर मैं जीएसटी में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे को नुकसान हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने बोला कि इनिशियली 5 ईयर तक अगर आपको कोई नुकसान होगा तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, तो उसमें सबको दिक्कत आई कि आप वेरीफाई कहाँ से करोगे। गवर्नमेंट ने बोला हम एक अलग से सेस लगाएंगे, कंपनसेशन सेस, वो सिन गुड्स पे लगाएंगे, वो पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, इन सब पे लगाएंगे, और उससे जो पैसा कलेक्ट होगा मैं उसको किसको बांटूंगा, उन स्टेट को दूंगा जिसको कि रेवेन्यू का लॉस हुआ है। कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू कैसे लगेगा, वो सारा चीज़ फिर आगे डिस्कशन का मुद्दा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। देन उसके बाद आएगा अगला पॉइंट क्या है कि जीएसटी या टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, जीएसटी में का एक सबसे अगला मेन पॉइंट क्या है कि जैसे पहले क्या था, एक्साइज लगता था किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, सेल के टाइम पे वैट लग जाता था, सर्विस है तो सर्विस टैक्स लग जाता था, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है। लेकिन जीएसटी का मेन क्या है, उसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि गुड्स और सर्विस सबके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा। लेकिन उसमें फिर क्या रखा गया कि कुछ चीज़ों को अभी बाहर रखा गया, जिसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी जो दारू आप जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठेका वाला दारू जो होता है जो पीने के लिए यूज होता है, उसको कहाँ रखा गया, बाहर रखा गया। उसके ऊपर आज के रेट में क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो, अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो उसके ऊपर कौन सा लगता है, सीएसटी भी लगता है, या वैट भी लगता है, सेल के ऊपर वैट लगता है। तो ये सारी चीज़ है।
फिर आगे एक तो हो गया अल्कोहलिक लिकर, दूसरा किसको बाहर रखा गया, दूसरा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को रखा गया। ये 5 प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ को बोलते हैं एविएशन टर्मिनल फ्यूल, जो प्लेन वगैरह में यूज होता है, और नेचुरल गैस। इन सारी चीज़ों को जीएसटी के दायरे से फिलहाल बाहर रखा है, ध्यान देना, फिलहाल बाहर रखा है, लेकिन बाद में इसको हम जीएसटी में लाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी आज के रेट में क्या लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, और साथ के साथ सीएसटी और वैट भी लग रहा है। देन बात आती है टोबैको। टोबैको का प्रोडक्ट आप देख लो, ये गवर्नमेंट आपका, ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन का एक मेजर पोर्शन है, कोई भी इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रहा है, इसी कारण से इस पर डिस्प्यूटेड है। अच्छा, टोबैको के ऊपर आज के रेट में जीएसटी लगता है, लेकिन साथ के साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर को अभी इसके अंदर से बाहर रखा गया, उसके ऊपर जो अलग टैक्स है वो लगता है। रियल एस्टेट पे कुछ पोर्शन को लगता है, जो सर्विस वाला पोर्शन होता है वो वाला, कंस्ट्रक्शन सर्विस वाला पोर्शन, वही बस कवर है, बाकी इसमें कवर नहीं है। फिर आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से टैक्स इसमें इंक्लूड किया गया, कौन कौन से टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, टोटल 17 एक्ट को इंक्लूड किया गया, जिसमें अगर मैं मेजर बोलूँ सेंट्रल लेवल पे आपको सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ध्यान रखना सेंट्रल लेवल पे, सीएसटी, ये 3 मेन टैक्स हो गया, सीएसटी, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, कौन से फिर एक्साइज ड्यूटी आज के रेट में भी अवेलेबल है, आज के रेट में भी एक्साइज ड्यूटी एग्जिस्ट करता है, जो अल्कोहलिक लिकर पे लगता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, वो एग्जिस्ट करता है, बाकी सारा सब्ज्यूम हो चुका है जीएसटी में। फिर स्टेट टैक्स कौन कौन से इंक्लूड हो गया, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, सेल टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, ये सारा इसमें इंक्लूड हो गया। टोटल 17 है, लेकिन आप 5 तो बिल्कुल ध्यान रखना है, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ठीक है, और सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगता था ये सारा इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, ये उसी का समरी दिया होगा। अच्छा, विद इन जीएसटी में कौन कौन सा हो गया। अच्छा, अब ये जो है वही उसका कर रख दिया, अल्कोहल को ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी बाहर है, हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में बाई काउंसिल डिसाइड करेगा कब आएगा, इंटरटेनमेंट टैक्स बाई लोकल बॉडी ये एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल बॉडी वाला जो टैक्स होता है ये। अच्छा, बेनिफिट क्या है, आप देख सकते हो बेनिफिट क्या, सबसे पहले यूनिफाइड नेशनल मार्केट। अब पहले क्या होता था कि कोई प्रोडक्ट्स पे मान लेते हैं, एक मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर डायरी में लग जाता है, कोई मोबाइल ले लो, सैमसंग का कोई भी फ़ोन ले लो, उसके ऊपर अगर कोई एक मॉडल है, उसके ऊपर सैमसंग का दिल्ली में लग रहा है 18%, हो सकता है बिहार में उस पर 12% लग रहा हो, यूपी में 18% लग रहा हो, कहीं पे 6% लग रहा हो, तो डिफरेंट जगह पे उसी मोबाइल के रेट आपको अलग अलग दिखता था। क्यों? क्योंकि रीजन ये था यूनिफाइड नेशनल मार्केट नहीं था। अब क्या हो गया, ये एक साथ हो गया। फिर दूसरा क्या है, मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव मिलेगा। जब आप कंप्लायंस के बर्डन को कम करोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, और ईज ऑफ डूइंग बढ़ने से क्या हुआ कि मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव मिलेगा। देन क्या, इन्हांसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली वही बात है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। अच्छा, सिंप्लीफाइड टैक्स, वही ईज ऑफ डूइंग में बात वही आगे घूम फिर के। अच्छा, इजी टैक्स कंप्लायंसेज हो गया, जीएसटी नेटवर्क हो गया, ऑटोमेटिक प्रोसीजर प्रोगेटिव, आईटी सेक्टर का प्रॉपर फायदा, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। अब क्या होगा कि पहले डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना होता है, उसके अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग कंप्लायंसेज, अलग अलग प्रोफेशनल, अब वो सारा चीज़ एक जगह से हो जाएगा मैनेज। ट्रेड इंडस्ट्री को क्या मैन्युफैक्चर हो गया, बेनिफिट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह को फ़ायदा हो गया, एग्जाम्पशन वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ है। तो ये सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आप मन से भी आराम से इसको देख करके रीड कर सकते हो। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी एक्ट को लाने से पहले और भी कई सारे एक्ट, सब उस एक्ट के जगह पे दूसरा एक्ट लाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जीएसटी नाम का कोई कंसेप्ट पहले से था नहीं, तो पावर पहले से नहीं थी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था कि आप गुड्स सर्विस सबके ऊपर इंटर स्टेट लोकल सब पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो क्या किया जाएगा, जो मेन प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे अमेंड किया गया। पहला बोला आर्टिकल 265, आप देखो आर्टिकल 265 ये बोलता है कि कोई भी टैक्स जब तक कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके लिए प्रॉपर एक लॉ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या लाया गया, जीएसटी एक्ट लाया गया। देन बोला आर्टिकल 245 बोलता है, आर्टिकल 245 बोलता है कि किस प्रोडक्ट पे, किस गुड्स पे, किस सर्विस पे किसका पावर होगा। तो उसमें 2 पॉइंट उस पर लिखा हुआ था कि एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया, और उस प्रोविजो में क्या बोला है कि पार्लियामेंट क्या सकता है, होल टेरिटरी के इंडिया के पास का लॉ बना सकता है। अच्छा, ये बोल रहा है कि देखो क्या बोलता है कि पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन
जो अच्छा ये बोल रहा है कि कौन किस पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेवल पे करना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव बनाएगा, ठीक है। फिर 246 बोलता है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के बाद, फिर उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, ये 3 लिस्ट है। उसमें बोला गया कि किसके ऊपर किसका पावर होगा। जो यूनियन लिस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट होगा, उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट, उसके स्टेट लिस्ट, इसमें किसका पावर दिया गया हुआ, जिसके ऊपर स्टेट टैक्स लॉ, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। अच्छा, एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, इनकम टैक्स किस में है, यूनियन लिस्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाता है। वैट किसके ऊपर था, किसके अंदर में था, स्टेट लिस्ट में, तो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते थे। कुछ ऐसी प्रोविजन थे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में भी था, उसके ऊपर दोनों मिलकर बनाते हैं। अब जीएसटी को किस में रखा जाए, इसमें रखा जाए या इसमें रखा जाए या इसमें रखा जाए, बहुत सारी बातें आ रही थी। तो इस चीज को क्या किया गया, अमेंड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। अब वो अमेंडमेंट क्या क्या लाया गया, मैं वो तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट लाया गया वो लाया गया आर्टिकल 246 ए, यही बेस है जीएसटी का। यहाँ पे क्या बोला गया, नॉट विस्टर्निंग एनीथिंग, यहाँ से देखो, द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव ऑनर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स और सर्विस इम्पोज्ड बाय द यूनियन एंड बाय सच स्टेट। अब जो विद इन स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए किसको पावर दे दिया, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। फिर बोला पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स और सर्विसेज वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट होगा तो पार्लियामेंट को पावर दे दिया, और अगर विद इन स्टेट में तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट दोनों को पावर दे दिया, ठीक है। अगर विद इन स्टेट में तो दोनों को पावर दे दिया, और इंटरस्टेट हो रहा है तो सिर्फ पार्लियामेंट को पावर दे दिया। फिर यहाँ पे बोल दिया कि द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस रेफर्ड टू क्लॉज 5 टू 29 टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जाकर पेट्रोलियम क्रूड है, ये सारे बात आ गया, कोई जरूरत नहीं होता। फिर जाके बाद आर्टिकल 269 है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर में, ये बोल दिया कि 269 जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कमर्शियल बी लेविड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच शैल बी अपोर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैसे अपोर्शन किया जाएगा वो बताएगा, काउंसिल बताएगा। तो ये 269 ए में ऐड कर दिया कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लगा के कलेक्ट करेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा विद इन स्टेट में। देन बात आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए दो आपको ध्यान रखना है, एक आर्टिकल 366(12) है जिसमें किसको डिफाइन किया है, जिसमें डिफाइन किया है जीएसटी का मतलब। जीएसटी का मतलब क्या बोला गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे जीएसटी एक्ट में भी नहीं आप जा सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जा सकते हो। जीएसटी का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, क्या दिया गया, जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यही मेन, यहीं से तो आ गया, गुड्स सर्विसेज और बोथ, दोनों चीज भी हो सकता है। एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर के ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल को बाहर रखा गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर लिखा गया है, फिलहाल बाहर है लेकिन कभी भी अंदर ला सकता है, लेकिन अल्कोहल अभी हमेशा हमेशा के लिए बाहर है जीएसटी में से। फिर सर्विस को डिफाइन किया गया, सर्विस में बोल दिया एनीथिंग अदर देन गुड्स माना जाएगा। फिर उसके बाद बोल दिया स्टेट, एक डेफिनेशन रखा गया स्टेट। स्टेट का मतलब बोला गया कि जो स्टेट का मतलब आप नॉर्मल समझते वो होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है और उसके पास अपना लेजिस्लेचर है तो उसको भी स्टेट मानेंगे जीएसटी के पर्पज से। एग्जाम्पल दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ऐसा है कि दोनों का अपना स्टेट है यूनियन टेरिटरी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ पे सीएम बनता है, तो यहाँ पे अपना पूरा स्टेट का लेजिस्लेशन है, तो उसको हम जीएसटी के पर्पज से क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। फिर गुड्स का डेफिनेशन दे दिया। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर में। फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें नया लाया गया, वो है 279A, जो किसके रिगार्डिंग में डील करता है, जो डील करता है काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में, कि जीएसटी काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आगे चल करके बहुत टाइम ऐसा आएगा जब इस चीज़ में डिस्प्यूट होगा कि कौन प्रोविजन लाना चाहिए, कौन सा प्रोविजन नहीं लाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसमें यह बोला गया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होगा इस काउंसिल में, और जब तक दोनों मिल करके एक डिसीजन नहीं लेंगे जब तक वो अप्लाई नहीं होगा। और मिल करके डिसीजन लेने के लिए वोटिंग बोल दिया कि एक पर्टिकुलर वोटिंग का क्राइटेरिया डाल दे कि जब तक इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, इतने % से वोट नहीं मिलेगा, जब तक हम क्या नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं मानेंगे कि ये लो पास होना चाहिए। उसका परसेंटेज है, वो सारा चीज़ भी हम देखेंगे। तो घूम फिर के ये पूरा मॉडल था जो मैंने आपको जीएसटी का बताया कि कैसे 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 ये पूरा अप्लाई होता है। हर एक के ऊपर में चैप्टर है,
हर एक के ऊपर में एक कंसेप्ट है, डिटेल डिस्कशन है, वो सब आगे आगे चैप्टर में आएगा, आगे के प्रोविजन आगे के आप जब स्पेसिफिक पॉइंट हम रीड करेंगे जब आएगा। अभी फिलहाल हमने एक ओवरव्यू लिया जो फर्स्ट चैप्टर था, उस फर्स्ट चैप्टर को हमने रीड किया और मेरे हिसाब से हमने ए टू जेड पॉइंट बेसिक लेवल पे रिवीजन के पर्पज से मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब आपका काम क्या है कि आप एक बारी गो थ्रू मैंने कर दिया, आप फटाफट पेज पलटोगे, ए टू जेड चीज़ें आपको दिमाग से क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाओगे। आपने कहीं भी क्लास लिया हुआ, मेरा पर्पस क्या कि आप स्टडी मैप तो एक बार जरूर देखोगे, आप साथ के साथ क्यों ना देख लो, रिविजनरी वीडियो के साथ ही देख करके ख़त्म कर दो। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत सही तरीके से मैंने कवर कर दिया। अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ भी हो तो आप मेरे को जरूर बताना। धन्यवाद।